Hello students, welcome back to my YouTube channel. So exercise 7.4 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। 5 कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो कैटेगरी 5 जो आपको मैंने बताया है किस मेथड से सॉल्व होगी, अकॉर्डिंगली हम वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करके इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सो कैटेगरी 5 कहती है कि जो भी आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू होती है उसको लेट कर लो आप किसके इक्वल, a टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर वैल्यू। एंड डिनोमिनेटर में मतलब अगर रूट है तो रूट को नहीं इंक्लूड करना है, विदाउट रूट वाली वैल्यू को लेकर चलना है प्लस b। सो कैटेगरी 5 ये कहती है कि आपको न्यूमरेटर को लेट करना होता है लाइक दिस, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस डिनोमिनेटर वैल्यू विदाउट रूट लेते हैं आप, हमेशा इतना ध्यान रखना। एंड यहाँ पे आप इस वैल्यू को फैक्टर्स में है, आप इसको इक्वेशन में सॉल्व करके लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। सो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कुछ इस तरह से। सो अल्टीमेटली a डिफ्रेंसिएशन आपको किसका करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का करना है, ठीक है। सो यहाँ पे कर दो। जब आप d बाई डी एक्स करेंगे इस वैल्यू का तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, दैट मीन्स लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप होता है कि यहाँ पे इसको पूरा ओवरऑल मल्टीप्लाई करके कंप्लीट एक इक्वेशन लिखनी होती है लाइक दिस। उसके बाद आपको एक बार लिखना होता है कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू और एक इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x लिख। सो एक बार आपको अब लिखना होता है कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू और एक बार आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है यूजिंग इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x। सो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है, इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x क्या होता है, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कोफिशिएंट ऑफ x मतलब जो भी यहाँ पे x वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है वो उसका कोफिशिएंट है x का, तो वो आपको वैल्यू लिखनी है। इस इक्वेशन में पूरा देखोगे कि जहाँ पर x वहाँ पर जो भी उसके साथ कांस्टेंट वैल्यू है वो आप एज इट इज़ लिख दोगे। फिर यहाँ पर चेक करो इस साइड कौन सी इक्वल के इस साइड वाली वैल्यू में जहाँ पर x है वो जो उसके साथ कांस्टेंट है वो यहाँ पर लिख दोगे। तो यहाँ से कैलकुलेट करके a की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 3। ऐसे ही इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x का मतलब x वेरिएबल के अलावा वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं, तो ये तो थी x वेरिएबल वाली वैल्यू, ये हो गई x के अलावा, ये ऐसी टर्म है जो x पे डिपेंडेंट नहीं है। सो ये ऐसी टर्म है जो कि डिपेंड नहीं कर रही है x पे, तो हमें वही चाहिए कि x के अलावा वाली टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x मतलब x के अलावा वाली टर्म, तो यहाँ पे इस साइड 7 है और इस साइड ये कंप्लीट वैल्यू। a की वैल्यू यहाँ से यूज़ करते हुए आप यहाँ से b की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। सो b की वैल्यू आएगी 27 प्लस 7 दैट मीन्स 34। सो यहाँ से आपका a आ गया, b आ गया। a और b हम क्यों निकालते हैं, ताकि हम यहाँ पे फाइनली पुट कर सके, जो कि आपने न्यूमरेटर को स्टार्टिंग में लेट किया था। तो जैसे कि आपने इस वैल्यू को लेट किया था, कहने का मतलब आपने न्यूमरेटर की वैल्यू को इसके इक्वल लिखा था, है ना। दैट मीन्स ये वैल्यू इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है। तो यहाँ से हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे जिसका आप d बाई डी एक्स ऑलरेडी कर चुके होते हो, ठीक है। सो मेन इक्वेशन होती है आपको जो मैंने डबल टिक की है वो उठानी होती है और वो न्यूमरेटर के इक्वल लिखनी होती है। तो अब आपकी जो न्यूमरेटर की वैल्यू 6x प्लस 7 थी उसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, a 2x माइनस 9 प्लस b, जिसमें से कि a और b की वैल्यू भी पता है वो भी मैं यहाँ पे फिट कर दूंगी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज। सो कहने का मतलब है a की वैल्यू क्या है 3, सो 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 9 प्लस 34 अपॉन रूट में x माइनस 5 x माइनस 4। सो हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ चुका है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, लेट्स सी हाउ। सो आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि जैसे कि आप इस टर्म को ऑलरेडी सॉल्व करके लिख चुके हो, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और ऊपर है आपके पास 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 9 प्लस 34। अब आपको क्या करना है कि आपके पास ऊपर
प्लस करके इस साइड एक वैल्यू है, प्लस के उस साइड एक वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में इन दोनों के कॉमनली क्या है, एक वैल्यू जो कि रूट के अंदर है। तो यहाँ पे मैं इसको अलग अलग करके लिख सकती हूँ लाइक दिस। एक बार इस वैल्यू के नीचे ये पूरी वैल्यू प्लस करके एक बार इस वैल्यू के नीचे ये पूरी वैल्यू। यहाँ पे 3 की वैल्यू कॉमन ले लूँगी तो अब ऊपर क्या रह जाएगा 2x माइनस 9 और रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। सो यहाँ पे 34 की वैल्यू कॉमन ले लूँगी बाहर, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, आप लिख सकते हो बाहर x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। सो ये अब आपका क्वेश्चन यहाँ से फिर अब यहाँ पर आ चुका है। ये कैटेगरी 4 का क्वेश्चन हो जाता है और ये कैटेगरी 3 का बन जाता है। कैटेगरी 4 का इसलिए क्योंकि अगर आप नीचे की ये वैल्यू को t के इक्वल लेट करेंगे तो d/dx करने के बाद एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसको आप एग्जैक्टली इस तरह से पाएंगे और dt के इक्वल लिख पाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पे अब ये पोर्शन सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प के साथ सॉल्व हो जाएगा, जो कि कैटेगरी 4 की हेल्प में हम यूज़ करते हैं, है ना। एंड कैटेगरी 3 जब ऊपर आपके पास हमेशा 1 होता है और आपके पास डिनोमिनेटर में इस तरह से वैल्यू होती है तो हम हाफ एन एंगल रूल की हेल्प के साथ इसको सॉल्व करके लिख देते हैं, फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 7.4 में आपके पास है। ठीक है, तो ये कैटेगरी 3 की हेल्प से सॉल्व करूँगी, ये कैटेगरी 4 की हेल्प से। तो आप इसको दे सकते हो इंटीग्रेशन 1, यहाँ पे एग्जैक्टली इसी तरह से लिख सकते हो एग्जाम में, नो इशू। तो जब आप इंटीग्रेशन 1 सॉल्व कर दोगे, अलग से इंटीग्रेशन 2 को सॉल्व कर दोगे, जो भी इनकी वैल्यू आएगी उन दोनों को कंबाइन करके प्लस करके लिख देना, दैट इज़ द फाइनल आंसर। ओके, सो अब मैं इंटीग्रेशन 1 सिर्फ इतने पोर्शन को सॉल्व कर रही हूँ। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 इस तरह से आप लिख के सॉल्व करेंगे। लेट डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको मैंने t के इक्वल लेट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब इसका डिफ्रेंसिएशन मैं जैसे ही करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, जो कि मैं इसको न्यूमरेटर की वैल्यू को dt के इक्वल लिख सकती हूँ डायरेक्टली। तो ये ऊपर वाली वैल्यू पूरी किसके इक्वल आ गई है, dt के इक्वल, और ये पूरी वैल्यू को नीचे वैल्यू को मैंने t लेट कर लिया था, है ना। तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ t की पावर 1/2, क्योंकि हम रूट को पावर में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये ऊपर जा सकता है न्यूमरेटर में तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी इसकी पावर की। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन इज़ वेरी इजी, एक वैल्यू ऐड हो जाएगी, वही वैल्यू आपकी बेस में आ जाती है। सो दैट मीन्स 3 की पावर 1/2, और यहाँ पे भी नीचे 1/2 आया है, जो कि रेसिप्रोकेट इसके साथ होकर मल्टीप्लाई में 6 फॉर्म ले आएगा। सो 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 का 6। t की पावर में 1/2 है तो पावर हटा के अगर रूट लिखना चाहते हैं तो ये आपका फाइनल आंसर होगा फॉर इंटीग्रेशन 1। और t की वैल्यू को वापस से यहाँ पर डाल दो, दैट मीन्स x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c इज द आंसर फॉर इंटीग्रेशन 1 ओनली। सो अब जैसे हम इंटीग्रेशन 1 का आंसर ले आए हैं, इसी तरह से हम इंटीग्रेशन 2 को ले आते हैं, फिर हम उन दोनों को ऐड करके लिख देंगे एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन 2 की वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली हाफ एन एंगल रूल की हेल्प से हम इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले की फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट रूल क्या होता है, जब भी आपको हाफ एन एंगल रूल की हेल्प के साथ इसको चेंज करना होता है तो पहला रूल यही कहते हैं कि हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जब आपके पास ये पूरी स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह से है तो इसमें जो मिड वैल्यू होती है, मतलब वेरिएबल एक्स वाली वैल्यू के साथ जो एक कांस्टेंट आपको दिख रहा है, उस वैल्यू को आपको 2 से एग्जैक्टली डिवाइड करना होता है। तो जो भी वैल्यू आती है, एग्जैक्टली ये वैल्यू आ रही है, तो उस वैल्यू को एग्जैक्टली कहाँ लिखना होता है, इस वैल्यू के बाद प्लस करके जो भी वैल्यू आई है उसका स्क्वायर एक बार, माइनस करके उसका स्क्वायर एक बार, और जो पीछे वैल्यू रह चुकी है वो एज इट इज़। तो ये अब आपकी इक्वेशन इस तरह से बन चुकी है आफ्टर अप्लाइंग हाफ एन एंगल रूल। उसके बाद स्टेप होता है कि ये पोर्शन आपका एक आइडेंटिटी बना रहा होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, यही वैल्यू होती है आपकी ट्वाइस ऑफ ab। ठीक है, सो यहाँ पर कैसे होती है ट्वाइस ऑफ ab? सो जैसे मैंने कहा कि x हो गया a, b डेफिनेटली माइनस होल्ड कर रहा होगा,
दैट मीन्स -9/2 अगर स्क्वायर कर देंगे तो डेफिनेटली वो आपको इस तरह से दिखेगा। अगर आप लिखें चाहे ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि लेकिन अगर यहाँ माइनस है तो वो a + b का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, a - b का बनेगा। क्यों? क्योंकि a का स्क्वायर ये b का स्क्वायर, जब आप ट्वाइस ऑफ ए बी करेंगे, ट्वाइस a की वैल्यू x, b की वैल्यू -9/2, 2 से 2 कैंसिल, सो -9x जो आपको यहाँ ऐसे दिख रहा है वो इस वजह से आया है, जबकि माइनस कहाँ पे होगा? b के साथ। तो यहाँ पे किसकी आइडेंटिटी बन रही है पूरा इतना सा पोर्शन? a - b का होल स्क्वायर। और जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया उसको अलग से कैलकुलेट करके लिख दो। दैट मीन्स -81/4 + 20 को हम इतने पोर्शन कैल्शियम लेकर इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे? यहाँ पे मैंने बस प्लस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया है और माइनस वाली वैल्यू को बाद में, नथिंग एल्स। स्क्वायर में हम इसलिए लेकर आना चाहते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूलाज में ऐसे ही चाहिए होता है। सो यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू आ रही है इस तरह से। यहाँ पर क्या हो गया? -1/4, तो मतलब ये नेगेटिव में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, -1/2 का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा तो वैल्यू 4 आएगी। तो अगर इस वैल्यू को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना था तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब अल्टीमेटली इस इक्वेशन की वैल्यू आप किसके इक्वल लिख सकते हो? डायरेक्टली इसके इक्वल। तो लिख दो, 34 बाहर चल रहा था ऑलरेडी, न्यूमरेटर में 1 ही है, और ये रूट के अंदर क्या बना है आपके पास? फंक्शन का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल आती है? लॉग मॉड में फंक्शन की वैल्यू प्लस डिनोमिनेटर में जो पूरी टर्म है इंक्लूडिंग रूट वो एज इट इज़ आ जाती है, +c। ठीक है, तो ये ही फॉर्मूले की हेल्प के साथ मैं इसको लिख रही हूँ। फंक्शन पूरा क्या है? ये x - 9/2 प्लस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो डिनोमिनेटर अभी पूरा इंक्लूडिंग रूट यही वैल्यू है, तो चाहे आप ये भी लिख सकते हैं, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू किसकी इक्वल है? इसकी इक्वल, और ये वैल्यू किसकी इक्वल है? इसकी इक्वल। सो आप अगर यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिखेंगे तब भी एक ही बात है, और अगर आप इसको इस तरह से भी लिखेंगे लाइक जैसे ये फैक्टर की फॉर्म में पहले दे रखा था, तब भी एक ही बात है। सो ये तो आ गई वैल्यू किसकी? इंटीग्रेशन 2 की। तो इंटीग्रेशन 1 की जो वैल्यू आई थी उसमें ये वैल्यू को ऐड करके लिख दोगे तो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस इंटीग्रेशन 2 की वैल्यू को मैं कंबाइन करके यहीं लिख रही हूँ। लॉग में ये पूरी वैल्यू जो भी आ रही है आप लिख सकते हैं, सेम वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आपको कैटेगरी 5 कैसे क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है, एक एक स्टेप आपको क्लियर हो गया हो। सो नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।